हेलो स्टूडेंट्स, आप सबका जो यूपीपीसीएस का डैफ है अब वो आ गया है। आपको 24 मार्च तक वो भरना है। ये डेडलाइन हमें मिल गई है इस फॉर्म को कंप्लीट करने के लिए। तो प्रीलिम्स जिन जिन का बच्चों का क्वालिफाई किया है तो वो अगर अभी अपना फॉर्म एक्सेस कर रहे हैं तो हमें बहुत सारे डाउट्स मिल रहे हैं उस फॉर्म को लेके। तो हमने इस चीज़ को इनिशिएटिव लिया है कि हम उस फॉर्म को सारे एफएक्यूज को एक साथ आपको सारी डाउट्स बता दें, क्योंकि देखिए थोड़ी सी गलती आपके रिजल्ट को, आपके सिलेक्शन को भी इम्पैक्ट कर सकती है। तो इस फॉर्म की भरने की आपको सारी क्लैरिटी, सारा चीज़ें जो इसी वीडियो के थ्रू मिल जाएगा। तो आई विल स्टार्ट दिस वीडियो। ठीक है, ये आपके पास होम पेज आएगा यूपीपीसीएस का। जब आप यूपीपीसीएस की वेबसाइट खोलेंगे, दिस इज द होम पेज विच यू विल सी। यहां पर आपको इस वाले लिंक पर जाना है। देखिए पहला ही लिंक आपको मिल रहा है, इस पे लिखा हुआ है कंबाइंड स्टेट अपर सबऑर्डिनेट सर्विसेज मेंस एग्जाम। तो इस वाली लिंक पर आप क्लिक करेंगे। जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपको ये स्क्रीन मिलेगी। इस स्क्रीन में आपको अपना ओटीआर नंबर डालना है। ओटीआर नंबर आपको कहां मिलेगा? आपके एडमिट कार्ड में ऊपर ओटीआर नंबर लिखा है। अदरवाइज आपको मेल में आप जब सर्च करेंगे तो आपको अपना ओटीआर नंबर मिल जाएगा। ओटीआर नंबर आप यहां पर फिल कर देंगे। ये देखिए डमी एक नंबर हमने भर के रखा है, इस पे आप भरने के बाद इसको प्रोसीड करेंगे। प्रोसीड करते ही आपके पास ये स्क्रीन आती है जहां पर आपको ऑथेंटिकेट करना है। ये ओटीआर नंबर आपने डाल दिया, आप यहां पर पासवर्ड डालेंगे। पासवर्ड अगर आपको याद नहीं है तो आप फॉरगॉट पासवर्ड पे जाइए और अपना पासवर्ड रीसेट कर सकते हैं। आप रीसेट करने के बाद अगेन आपको यही प्रोसेस करना है, इसी वाली स्क्रीन पे आके अपना पासवर्ड डालकर प्रोसीड करना है। ठीक है, यहां तक सबको कोई डाउट किसी को? देखिए जहां पर आपको डाउट आती है आप कमेंट बॉक्स पे कर दीजिएगा। जब भी ये वीडियो आप देख रहे हैं तो हमारी टीम से जो भी आपकी डाउट है उसको जल्द से जल्द सॉल्व किया जाएगा। ठीक है, तो ये स्क्रीन आपके पास आ जाती है। ये डैशबोर्ड है आपका। डैशबोर्ड में आप देखते हैं ये ऐसे आ रहा है आपको यूपीपीसीएस, यहां पर आपकी कुछ हेडिंग्स है, यहां पर है सब कुछ। तो जहां पर हमारा काम है वो आपको स्क्रॉल करके नीचे मिलेगा। जो आपको पेज आ रहा है आपको नीचे स्क्रॉल करेंगे तो आपको ये एग्जाम आ रहा है। और एग्जाम में ये वाला जो सेक्शन है ना, अपडेट एप्लीकेशन फॉर्म डेटा एज योर ओटीआर डिटेल्स, इस पर आप क्लिक करोगे। इस पर क्लिक करने के बाद आपकी ये स्क्रीन खुलती है। देखिए स्टेप बाय स्टेप बता रहा हूं, कहीं पे भी कुछ भी होता है वीडियो को पॉज करिए, अपना फॉर्म देखिए, फिर आगे कर लीजिए। ठीक है, तो ये वाली स्क्रीन आपकी खुल जाती है। तो यहां पर आप देखते हैं आपको तीन पेंडिंग एक्टिविटीज बता रहा है। पेंडिंग एक्टिविटीज क्या है? पहली आपकी फी डिपॉजिशन है, फिर आपको डीएफ भरना है जो आपका एप्लीकेशन फॉर्म है, और तीसरा जो सबसे जरूरी चीज है वो है अपलोड डॉक्यूमेंट्स। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? प्रोसीड फॉर फी डिपॉजिशन, इसको हम क्लिक करते हैं तो आपको ऐसी कुछ स्क्रीन आएगी। ठीक है, इस स्क्रीन में जहां से भी आप पेमेंट करना चाहें सारे पेमेंट गेटवेज और पेमेंट ऑप्शंस आपके लिए अवेलेबल हैं। तो यहां पर आप फीस जमा करके आप जैसे ही आप क्लिक करोगे तो आप इस तरह के डिटेल्ड एप्लीकेशन फॉर्म पे आ जाते हो। ठीक है, अभी क्विक रिकैप, आपने ओटीआर भरा, ऑथेंटिकेट किया, उस स्क्रीन पे आए, डैशबोर्ड में नीचे गए, ओटीआर डिटेल्स खोली आपने, उसमें आपने फी डिपॉजिशन किया, उसके बाद ये फॉर्म आ जाता है। अब देखिए इस फॉर्म में अगर आप गौर करोगे तो यहां पर लिखा है, देखिए कैंडिडेट नेम्स इन हिंदी। तो बहुत बच्चों का डाउट आ रहा है कि सर हिंदी में नाम नहीं आ रहा। तो उनके लिए क्या है, आप गूगल पे ट्रांसलेट करके अपने नाम को कॉपी पेस्ट कर सकते हो। जिनका स्पेस दबाने से आ रहा है उनके लिए दिक्कत नहीं है, जिनका नहीं आ रहा उनके लिए ये सोल्यूशन है। ठीक है, फिर आपको ये वाली जो डिटेल है आपकी ये ऑप्शनल है। तो बहुत से बच्चे कह रहे हैं सर हम तो नंबर यूज ही नहीं करते। देख रहे हैं आप एसटीडी कोड वाला, तो जो जिनके पास ये नंबर है एसटीडी कोड वाला वो भर सकते हैं, नहीं है तो ये ऑप्शनल डिटेल है, आप इसे खाली भी छोड़ सकते हैं। ठीक है, फिर बहुत ही बेसिक डिटेल्स हैं, आपके फादर्स नेम, मदर्स नेम, फादर्स डेजिग्नेशन, ऑक्यूपेशन उनका क्या है, रिटायर्ड हो गए तो रिटायर्ड में आप करिए, जो भी उनकी सर्विस है उस हिसाब से आप बेस्ट ऑप्शन ड्रॉप बॉक्स से सेलेक्ट कर लेंगे।
फिर मदर्स डेजिग्नेशन, जो भी उनका डेजिग्नेशन है, होम मेकर है तो होम मेकर, जो भी प्रोफेशन है वो यहाँ पर आप सेलेक्ट कर लीजिए। ठीक है, इसके साथ साथ आप देखेंगे आपको यहाँ पर देना है उनका ओरिजिनल एड्रेस। ठीक है, तो वही जो आपका एड्रेस है घर का, आपका वही एड्रेस होगा। आप यहाँ पे एड्रेस रख दीजिए, फादर्स बर्थ प्लेस, कहाँ पे फादर का बर्थ हुआ, मदर का कहाँ पर बर्थ हुआ। ठीक है, फादर की नेशनैलिटी क्या है, मदर की नेशनैलिटी क्या है। ठीक है, उसके बाद आपको जो डिटेल भरनी है, फादर्स एनुअल इनकम फ्रॉम ऑल रिसोर्सेज। ठीक है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ सैलरी इनकम देनी है या कोई, जैसे आप आईटीआर भरते हो वहां पर जो आपकी ग्रॉस सैलरी होती है वो आपको यहां पर भरना है। ठीक है, और जो आईटीआर नहीं भरते हैं तो जो उनका रफ अमाउंट है वो उनको भरना है यहां पर। और जहां पर जैसे अगर इनकम नहीं है तो वहां पे आपको क्या करना है, टाइप 0। ये भी आपको ध्यान देना है कि जहां पर इनकम नहीं है, 0 है, तो उसको NA नहीं लिखना है, वहां पे 0 लिखना है। तो बहुत ही क्विकली ये एप्लीकेंट डिटेल जो था इसमें आपको अपनी डिटेल्स भर लेनी है। फादर्स बर्थ प्लेस पूछी गई और मदर्स बर्थ प्लेस पूछी गई, वो कहां पे उनका जन्म हुआ। ठीक है, यहां पर आप जाके ये सब भरने के बाद आप क्या करोगे, सेव एंड नेक्स्ट। आप जैसे क्लिक करेंगे आप नेक्स्ट स्क्रीन पे आ जाते हो। नेक्स्ट स्क्रीन क्या है आपकी, एकेडमिक डिटेल्स। तो आपने कौन कौन से 10th 12th ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन कहां से किया, कितने मार्क्स आपके आए, कौन सा बोर्ड था, ये डिटेल इस वाले पेज पे भरी जाएगी। तो हम एक एक करके देख लेते हैं कि कैसे भरेंगे हम इसको। देखिए यहां पर लिखा है हाई स्कूल। हाई स्कूल में इस ड्रॉप बॉक्स पे आप जब क्लिक करेंगे तो आपके पास अलग अलग बोर्ड आ जाएंगे। ठीक है, वो आपको बोर्ड सिलेक्ट करना है, यहां पर अपना स्कूल का नाम लिखना है। ठीक है, यहां पर क्या देखिए, पहला ईयर जो है ना वो है पासिंग ईयर। आपने अपना हाई स्कूल कब पास किया वो साल आप यहां पर सेलेक्ट करोगे। ठीक है, एडमिशन ईयर कौन सा होगा, जब आपने 10th में एडमिशन लिया था। तो जैसे अगर सपोज आपने 2010 में 10th का एग्जाम दिया तो ऑब्वियसली आपने 10th का आपने फॉर्म कब भरा होगा, एडमिशन कब लिया होगा, 2009 में। अगर 9 में एडमिशन लेते हैं तब जाके आप 10 में एग्जाम देते हो और पास हो जाते हो। लीविंग ईयर क्या होगा, आपने 10th कब पास करके पार किया। अब आप कहोगे कि सर अंतर क्या है, पासिंग ईयर और लीविंग ईयर तो सेम होगा। नहीं, ऐसा नहीं है कि कई बार कई बच्चे गैप लेते हैं, ऐसा नहीं है, डिग्री में कई बार गैप ले लेते हैं ना, इस वजह से हो जाता है। इसलिए डिफॉल्ट में हर के लिए ये काम किया गया है। तो आपको क्या करना है, पहले में आपने वो पास कब किया एग्जाम, आपने एडमिशन कब लिया और वो आपने छोड़ा कब। ठीक है, उसके साथ साथ यहां पर आपको क्या करना है, यहां पर सिलेक्ट करना है इवैल्यूएशन का टाइप क्या है। टाइप क्या है कि आपको मार्क्स का सिस्टम है, परसेंटेज का, ये आपको यहां पर सेलेक्ट करना है। ठीक है, यहां पर आपको डिवीजन फर्स्ट सेकंड थर्ड ये डिवीजन आपको सेलेक्ट करनी है। देखिए ये सबसे जरूरी चीज ये आ गई आपकी, जहां पे कोई चीज जरूरी होती मैं आपको हाईलाइट करके बताऊंगा। दिस इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। आपका जब वेरिफिकेशन होगा ना तो ये सर्टिफिकेट नंबर ही देखा जाएगा। जब आप डॉक्यूमेंट लेके जाएंगे, जो आपका पर्सनल आपका फॉर्म चेक करेगा, आपके डॉक्यूमेंट्स चेक करेगा इंटरव्यू टाइम पे, वो सर्टिफिकेट मैच करता है, सर्टिफिकेट नंबर। तो सर्टिफिकेट नंबर आपको बहुत ध्यान से भरना है और आपको सर्टिफिकेट नंबर आपके सर्टिफिकेट के ऊपर मिल जाएगा, नहीं तो कहीं पे भी सिग्निफिकेंटली लिखा होता है। ठीक है, और जिन भी बोर्ड में या जिन भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में ऐसा नहीं है तो आप कमेंट करके हमें बताइए कि आपके सर्टिफिकेट में ऐसा है, और आप हमारी टीम से कनेक्ट होके अपना जो भी आपका सर्टिफिकेट है उसका स्क्रीनशॉट भेज दीजिए। हम आपको बता देंगे कि आपका सर्टिफिकेट नंबर क्या है। अगर आपको कोई कंफ्यूजन है उसको दूर कर लीजिए, गलत मत भरिए, क्योंकि देखिए गलत हो जाएगा तो आगे चल के आप पे मैलाफाइड का भी केस बनता है कि आपने जानबूझ के तो नहीं गलत भरा। तो यहां पर कोई गलती नहीं करनी। देखिए बाकी जगह कहीं थोड़ी बहुत गलती हो जाती है ना, वो चल जाता है, दैट इज बोनाफाइड एरर, बट सर्टिफिकेट नेम आपने गलत नहीं, नंबर आपने गलत नहीं करना। ठीक है, रिमार्क्स इफ एनी, तो रिमार्क्स इफ एनी में आपको यही लिखना है कि आपने पास कर लिया है। ठीक है, यहां पर आपको टोटल सब्जेक्ट के नंबर लिखने हैं। जैसे अगर आपने हाई स्कूल में 7 सब्जेक्ट पढ़े, 6 सब्जेक्ट पढ़े, तो यहां पर आप 6 लिखोगे, 7 लिखोगे।
जैसे ही आप यहाँ पे 6 या 7 लिखते हो, यहाँ पे एक बॉक्स खुल जाएगा, वहां पे आपको इंडिविजुअल सब्जेक्ट्स के मार्क्स लिखने होंगे। बहुत सिंपल है, कुछ इसमें बहुत रॉकेट साइंस नहीं है, बस थोड़ा सा ध्यान देना है। आप सब मेंस देने वाले हो, तो मेंस देने वाले बच्चों को स्पून फीडिंग की जरूरत नहीं है, बस एक थोड़ा सा रेफरेंस दे दिया हमने कि क्या क्या आपको डिटेल्स भरनी है कि कोई गलती नहीं होती, ठीक है। इसी तरह आपको इंटरमीडिएट में करना है, इसी तरह आपको ग्रेजुएशन में करना है। देखिए अंतर क्या आएगा, जब आप इंटरमीडिएट और ग्रेजुएशन में जाओगे तो ग्रेजुएशन वाले बच्चों का डाउट ये आता है कि सर हमारे क्या है ना, ग्रेजुएशन में बहुत सारे सब्जेक्ट थे तो उनको कैसे भरें। यहां तो आपने 6 सब्जेक्ट थे तो मैंने भर दिए, सर इंटरमीडिएट में मेरे 5 सब्जेक्ट थे तो मैंने 5 भर दिए, बट सपोज मेरे ग्रेजुएशन में 24 सब्जेक्ट है तो मैं 24 भरूं क्या? नहीं। उनके केस में आपको क्या करना है, सपोज आपने बीटेक किया हुआ है, ठीक है, तो आप अपनी ब्रांच लिख दीजिए और अपना टोटल मार्क्स लिख दीजिए। जैसे उनके केस में क्या होता है, अगर मैं इसको अगली स्लाइड पे जाऊं तो यहां पर आप देखिए स्नातक, जो भी आपका ग्रेजुएशन होता है, यहां पर आप टोटल सब्जेक्ट में एक सब्जेक्ट लिखेंगे, उसी के मार्क्स लिखेंगे। आप अपनी ब्रांच का नेम लिख सकते हैं। अगर आपने ऑनर्स किया है तो ऑनर्स वाले, जैसे सपोज आपने केमिस्ट्री ऑनर्स किया है, सोशियोलॉजी ऑनर्स किया है, तो आप यहां पर सिर्फ सोशियोलॉजी लिख दीजिए और टोटल मार्क्स और टोटल मैक्सिमम मार्क्स लिख दीजिए। आप इंडिविजुअल सब्जेक्ट्स के मार्क्स मत लिखिए। अगर जैसे कुछ लोगों का बीए प्रोग्राम होता है या सिंपल बीएससी है, तो उनके अगर 3 ही 4 सब्जेक्ट हैं तो वो 3-4 सब्जेक्ट अपने इंडिविजुअल लिख सकते हैं और उसके टोटल लिख सकते हैं। और जैसे आप मान लीजिए बीएससी कर रहे हैं, तो बीएससी में आपको मान लीजिए 2 साल तक आपकी फिजिक्स थी, तो आपको दोनों साल के फिजिक्स के मैक्सिमम मार्क्स जोड़ने हैं और फिर आपको कितने मार्क्स आए वो लिखने हैं। तो सब्जेक्ट को क्लब करके लिखना है, ऐसा नहीं है कि लास्ट ईयर का ही सिर्फ लिखना है। तो यहां पर 2 से 3 बातें आपको ध्यान देनी थी। अगर आपके ग्रेजुएशन में बहुत ज्यादा सब्जेक्ट हैं तो जो आपका कोर ब्रांच या कोर सब्जेक्ट है उसको आप लिखिए, उसी का टोटल, फिर पूरे डिग्री का टोटल और आपके ऑब्टेन मार्क्स लिखेंगे आप। अगर आपके में कम सब्जेक्ट हैं और 3 से 4 सब्जेक्ट ही आपने 3 साल में पढ़े तो उन सब्जेक्ट्स का आप टोटल लिखोगे, ठीक है। जैसे फिजिक्स मान लो आपने 2 सेमेस्टर पढ़ी तो दोनों सेमेस्टर को जोड़ के लिखोगे, ऐसा नहीं कि सिर्फ लास्ट ईयर का लिखना है, ठीक है। बहुत ही सिंपल, ये आपको ग्रेजुएशन तक जरूर से जरूर भरना है। पोस्ट ग्रेजुएशन वाले क्या है, जिन्होंने पोस्ट ग्रेजुएशन कर रखी है तो वो पोस्ट ग्रेजुएशन की डिटेल्स भी इसी तरह भरेंगे। सेम चीज अप्लाई करनी है आपको। पोस्ट ग्रेजुएशन में भी अगर आपके थोड़े सब्जेक्ट हैं, 2-3 हैं, तो आप लिख सकते हो। अगर अदरवाइज आपने बहुत सारे सब्जेक्ट के पेपर दिए हैं तो वही काम करेंगे कि किस सब्जेक्ट में आप पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहे हैं, उस सब्जेक्ट का आप वो नाम लिखोगे, उसी के मैक्सिमम मार्क्स लिखोगे और ऑब्टेन मार्क्स लिखोगे, ठीक है। बहुत क्विकली, ईयर ऑफ एंटरिंग आपका ये पासिंग हो गया, ये आपका एडमिशन ईयर हो गया और लीविंग ईयर हो गया, ठीक है। सर्टिफिकेट नंबर देखिए हर में आपको बहुत ध्यान देना है भरते वक्त, ठीक है। कहीं भी डाउट आए तो रीच आवर टीम, आप कमेंट करिए, हमसे पूछ लीजिए, बट गलत मत भरिए, ठीक है। यहां पर क्या आता है, अन्य। अब जैसे पोस्ट ग्रेजुएशन के अलावा भी बहुत सारे बच्चों ने कोई ना कोई एग्जाम दिया होता है, कोई ना कोई डिग्री ली होती है, डिप्लोमा लिया होता है, कुछ उस तरह का। अगर आप मेंशन करना चाहते हैं तो आप यहां मेंशन करेंगे अन्य। अन्य में क्या करेंगे, कहां से आपने, उस इंस्टीट्यूट से, आप यूनिवर्सिटी से लिखोगे, कॉलेज का नाम लिखोगे, ईयर और सारी चीजें। यहां पर सब्जेक्ट और रिमार्क्स में आप डिटेल बताएंगे, आपने बीएड किया है, ठीक है, या आपने कोई और डिप्लोमा किया है, तो आप यहां पर रिमार्क्स में बताओगे कि आपने वो कौन सी डिग्री पाई है, यहां से कौन सा सर्टिफिकेट कोर्स है, कौन सा डिप्लोमा है, आप यहां पर लिखोगे। सब्जेक्ट में वही चीज अप्लाई होगी जो मैंने अभी तक बताया, ठीक है। डिवीजन, ठीक है, आपके मैक्सिमम मार्क्स सब कुछ सेम रहेगा जैसे आप 10th-12th का भरते आ रहे हो, ठीक है। ये फिर आपको आता है एकेडमिक, स्पेशल एकेडमिक डिटेल्स। यहां पर क्या है, देखिए ये लिखा हुआ है। अभी क्या है, आपके एग्जाम जो होता है यूपी पीसीएस का, तो इसमें सिर्फ एक पोस्ट नहीं भरी जाती। सिर्फ ये नहीं कि एसडीएम, डिप्टी एसपी, एआरटीओ, ये सब पोस्ट नहीं, आपकी प्लेथोरा ऑफ पोस्ट है, बहुत सारी पोस्ट हैं। तो कुछ पोस्ट में जो आपकी क्वालिफिकेशंस होती हैं वो आपको स्पेशल क्वालिफिकेशंस चाहिए। तो जैसे सब रजिस्ट्रार है, उसमें आपको लॉ चाहिए,
इसी तरह आपकी कई सारी पोस्ट होती हैं जहां पर स्पेशल क्वालिफिकेशन चाहिए। तो आपका जो एग्जीक्यूटिव पोस्ट होती हैं उसमें सिर्फ एलिजिबिलिटी है ग्रेजुएशन, जो यहां लिखा हुआ है स्नातक। तो यहां पर आपको ये सारी डिटेल्स भरनी है। जिसका भी स्पेशल क्वालिफिकेशन हुआ है, जिनको भी स्पेशल क्वालिफिकेशन में प्रीलिम्स क्वालिफाई हुआ है, उनको इसी के नीचे आ जाएगा, जैसे सब रजिस्ट्रार या वो भी जो भी उन्होंने क्वालिफाई किया है और जिसके लिए भी एलिजिबल है वो यहां पर नीचे आ जाएगा। करना वही है जो अभी हम ग्रुप 1 एग्जीक्यूटिव के लिए बताएंगे, वही आपको आगे रेप्लिकेट करना है अगर आपके पास और भी एंट्रीज हैं तो। ठीक है, तो आपको ये क्या बताना है, एक्वायर्ड आपने जो डिग्री है स्नातक की वो आपको मिल चुकी है या नहीं मिल चुकी, या जिसमें आपका स्पेशल क्वालिफिकेशन चाहिए वो स्पेशल क्वालिफिकेशन आपको यस है कि नो है, यानी कि अभी आप अपीयरिंग हो या ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हो। ठीक है, अक्वायर्ड यस या नो। वही चीज बोर्ड, यूनिवर्सिटी नेम, कॉलेज नेम, ईयर ऑफ पासिंग, एडमिशन ईयर, लीविंग ईयर। फिर इवैल्यूएशन की आपका परसेंटेज है कि मैक्सिमम मार्क्स, ये आप यहां पर करोगे। ठीक है, कि आपके जैसे होता है ना कई जगह सीजीपीए चलता है, तो वो सारी चीजें आपको यहां मेंशन करनी है। फिर डिवीजन, आपको फर्स्ट सेकंड थर्ड जो डिवीजन है, सर्टिफिकेट नंबर, अगेन सर्टिफिकेट नंबर जहां पर भी कोई नंबर आता है ध्यान से। ठीक है, फिर रिमार्क्स इफ एनी, वही आप पास लिख सकते हैं कि ऑलरेडी आप पास कर चुके हैं एग्जाम। ठीक है, और सब्जेक्ट नेम अगेन द सेम थिंग विच आई टोल्ड यू इन द प्रीवियस स्लाइड, कि अगर आपका 1-2 सब्जेक्ट है तो आप वो मेंशन कर दीजिए, अदरवाइज आप कोर सब्जेक्ट जो आपका है वो आप मेंशन कर दीजिए। ठीक है, मैं अपना एग्जांपल दूं, जैसे मैंने केमिस्ट्री ऑनर्स किया है, तो केमिस्ट्री ऑनर्स के थ्रू मैंने 6 सेमेस्टर में आपके कम से कम नहीं तो 28 से 30 छोटे बड़े सब्जेक्ट्स पढ़े हैं। कुछ प्रैक्टिकल थे, कुछ थ्योरी थे। अगर मैं 28-30 लिखूंगा तो पॉसिबल नहीं, तो फिर मैं सिर्फ इतना लिखता हूं कि यहां पर मैंने केमिस्ट्री ऑनर्स किया है या केमिस्ट्री ही सिर्फ लिखता हूं। ठीक है, और जो स्पेशल क्वालिफिकेशन वाले हैं तो उनको वहां पर मेंशन करना होगा किसकी वजह से वो क्वालिफिकेशन है ना। तो आपका ये लॉजिक आपको समझ आ रहा है ना। सपोज आपका सब रजिस्ट्रार है तो आप यहां पर लॉ वाला मेंशन करोगे। ठीक है, ये आपका आता है एक्सपीरियंस डिटेल। देखिए बहुत बार क्या है ना, बहुत सारे बच्चे हमारे ऐसे होते हैं जो ऑलरेडी कहीं पे सर्विंग होते हैं, कहीं पे ऑलरेडी काम कर रहे हैं, तो यहाँ पर उनके लिए क्या है कि ये सेक्शन इसलिए है कि आपको वर्क एक्सपीरियंस डालना है। जो इसमें एलिजिबल नहीं है, कि जिनका कोई वर्क एक्सपीरियंस नहीं है, वो कहीं काम नहीं कर रहे हैं गवर्नमेंट में, तो वो NA डाल सकते हैं। उनके लिए सिंपल नॉट एप्लीकेबल डालना है। जो ऑलरेडी कहीं पे सर्विंग है, जिन्होंने को आपका वर्क एक्सपीरियंस है गवर्नमेंट में, वो क्या करेंगे, यहाँ पर डेजिग्नेशन लिखेंगे, पे स्केल लिखेंगे जो आपका पे स्केल होता है, फिर ग्रेड पे लिखेंगे जैसे आपका 4200, 4600, 4800 जो आपका ग्रेड पे होता है वो आप ग्रेड पे लिखोगे। ऑर्गेनाइजेशन का नाम, किसमें, स्टेट गवर्नमेंट में, सेंट्रल गवर्नमेंट में, सेंट्रल गवर्नमेंट में अलग अलग डिपार्टमेंट्स होते हैं जैसे इंडियन ऑडिट एंड अकाउंट डिपार्टमेंट, इस तरह जो भी आपका डिपार्टमेंट है, ऑर्गेनाइजेशन है, वहां पर ये नाम लिखोगे आप। उसके बाद आपको किस तारीख से आपने उसमें ज्वाइन किया था। देखिए कोई जॉब है तो आप किसी तारीख से उसमें एंटर करते हो ना, तो वो तारीख आपको लिखनी है और कब तक आप उस जॉब में थे। ठीक है, तो ये आपका वर्क एक्सपीरियंस काउंट करने के लिए होता है। तो आप कब तक यहां पे, ड्यूरेशन टू, ड्यूरेशन फ्रॉम, कब से लेके कब तक। ठीक है, प्लेस ऑफ अपॉइंटमेंट, आपकी जॉब कहां पे अपॉइंटमेंट है। देखिए ऐसा है कि अगर आपकी ट्रैवलिंग जॉब है, आप अलग अलग जगह थे, तो आप अपना हेडक्वार्टर जहां पर आपकी ज्वाइनिंग हुई थी वो लिखोगे। ठीक है, करंट आप नहीं लिखोगे कि कहां काम कर रहे हो, आप लिखोगे जब आपने ज्वाइन किया था कहां पे ज्वाइन किया था, प्लेस ऑफ अपॉइंटमेंट। ठीक है, फिर आपने जॉब छोड़ दी है तो रीजन क्या है। तो जनरली जिसका कोई नहीं तो आप हमेशा पर्सनल ग्राउंड्स लिख सकते हो, या जिसने किसी ने टेक्निकल रेजिग्नेशन लिया था तो यहां पर आप लिख सकते हो टेक्निकल रेजिग्नेशन। ठीक है, जिन्होंने खुद अपने पर्सनल रीजन से लिया था तो पर्सनल ग्राउंड्स लिख सकते हैं, जिसने किसी दूसरी जॉब में जाने के लिए लिया था वो टेक्निकल रेजिग्नेशन लिख सकते हैं। ठीक है, और जैसे अगर आप मल्टीपल जॉब्स में थे तो आपके लिए ऐड का बटन है, आप ऐड करके अलग अलग विवरण दे दीजिए, अलग अलग जॉब एक्सपीरियंस जो आपकी थी वो आप ऐड कर सकते हो। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत। जिस पे ये एप्लीकेबल नहीं है उनके लिए ये है स्किप,
इफ नॉट एप्लीकेबल। देखिए बहुत सारे नए बच्चे हैं जिन्होंने कहीं जॉब नहीं करी, वो डायरेक्ट पहली बार ये दे रहे हैं, तो वो सीधे ये कर सकते हैं स्किप इफ नॉट एप्लीकेबल। अब आ जाते हैं हम अदर डिटेल्स पे। अदर डिटेल्स क्या मांग रहा है, देखिए ये आपके रेफरेंस के डिटेल्स मांग रहा है। रेफरेंस का मतलब क्या है, जैसे हम कहते नहीं है कि आपको कौन जानता है, विटनेस, जैसे कई शादियों में या कहीं पे कोई अग्रीमेंट हो रहा होता है वहां पर विटनेस होता है, वैसे ही हमारे लिए रेफरेंस है। तो रेफरेंस में क्या है कि आपको कौन जानता है, उसका नाम, ठीक है, सेकेंड रेफरेंस का नाम, उसका एड्रेस, मोबाइल नंबर, ईमेल एड्रेस, ठीक है। तो आपको यहां पर वो लोग डालने होते हैं जो आपके पड़ोसी हैं, दोस्त हैं, ठीक है, ब्लड रिलेशन वाले नहीं, आपके जो दोस्त, नेबर या आपको जो जानते हैं, वेरीफाई कर सके आपकी डिटेल्स को, तो वो आपको रेफरेंस में लिखना है। आप उनको उनका नाम दीजिए जो आपके लिए फेवरेबल है, ऐसा नहीं होना चाहिए वो आपके लिए गलत बताएं, ठीक है। तो आप उनके पड़ोसी के नाम जिनसे आपकी अच्छी बनती है आप उनके नाम दे सकते हैं, या आपके जो दोस्त वगैरह जो आपके घर के पास रहते हैं आप उनके नाम दे सकते हैं, एड्रेस दे सकते हैं, ठीक है। ईमेल आईडी, फोन नंबर, ये उस पर्पस के लिए होता है रेफरेंस का, कि आगे चल के अगर कोई वेरिफिकेशन होता है तो इनसे, इनके थ्रू भी कराया जा सकता है। अब हम आ जाते हैं यहाँ पर कुछ चीज़ें हैं। तो जैसे जो बच्चे गवर्नमेंट सर्वेंट्स ऑलरेडी हैं, जो काम कर रहे हैं, तो आप सबको एक बात पता होगी, जब भी आप किसी गवर्नमेंट सर्विस में काम करते हो तो आपको कोई भी एग्ज़ाम देने से पहले इंटीमेट करना पड़ता है ऑर्गेनाइजेशन को कि मैं ये एग्ज़ाम देना चाहता हूँ। तो वो इंटीमेशन होता है। अगर आपने इंटीमेशन अपने ऑर्गेनाइजेशन को दिया हुआ है तो आपका ऑर्गेनाइजेशन आपको नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट देगा यूपीपीसीएस मेंस के लिए, ठीक है। तो उन बच्चों के लिए क्या है कि जिनके पास एनओसी अवेलेबल हो जा रही है वो यहाँ पर यस करेंगे और उसका विवरण आगे, जैसे यस करेंगे उसका विवरण आगे दे देंगे और आगे चल के आप अपलोड कर दोगे जब अपलोड डॉक्यूमेंट्स पे आता है, ठीक है। जो बच्चे ऑलरेडी गवर्नमेंट सर्वेंट हैं उनके पास एनओसी नहीं है तो बहुत ज़्यादा परेशान मत होइए, ठीक है। एनओसी को लेकर, एनओसी आपसे मांगी ज़रूर जाएगी, ऐसा नहीं है नहीं मांगी जाएगी, आगे चल के आपको इंटरव्यू की स्टेज पे मांगी जाएगी, तो आपके पास तब तक समय है सारी चीज़ें अरेंज करने के लिए, ठीक है। और यही चीज़ बाकी डॉक्यूमेंट्स के लिए भी है। तो आपके एसेंशियल डॉक्यूमेंट ज़रूरी हैं, उसके अलावा अगर आपका कोई छोटा बड़ा डॉक्यूमेंट मिसिंग होता है तो दे विल गिव यू टाइम टू अरेंज दैट। आपके ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए, जैसे कास्ट सर्टिफिकेट हो गया, 10th का सर्टिफिकेट हो गया, डिग्री हो गई, ठीक है, डिग्री मार्कशीट आपकी हो गई, ये एसेंशियल डॉक्यूमेंट्स हैं, ये आपके पास होने बहुत ज़रूरी है, ठीक है। इसके अलावा एनओसी, यहाँ पर एनओसी उन्हीं पे एप्लीकेबल है जो गवर्नमेंट सर्वेंट्स हैं, ठीक है। आप यहाँ पर ये है कि कभी डिटेन किए गए हो, प्रोसिक्यूट किए गए हो, बाउंड किए गए हो, तो आप यहाँ पर देखिए ज़्यादातर बच्चे नो ही करते हैं, किसी का भी ऐसा बैकग्राउंड नहीं होता है, या आप पे कोई आप पे गिरफ्तारी हो, केस चल रहा हो, अर्थदंड हो, दंडादेश हो, तो यस उनका ही होगा जिस पे कोई इस तरह का केस, तो ये सारे जनरली नो 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 ही होती हैं। यहाँ पर आप पे कोई ऑलरेडी जांच चल रही है, इन्वेस्टिगेशन हो रहा है, अगर यस है तो यस, नहीं तो आपका नो रहेगा, ठीक है। जनरली ये नो ही है, जो बच्चे किसी इस तरह से कभी इस तरह का केस हुआ होगा उनके लिए ही यस है, अदरवाइज सबके लिए नो ही है। यहाँ पर देखिए आपको लगा है कि पिछले 5 वर्ष में किस किस स्थान पे 1 वर्ष से अधिक तक प्रवास किया गया हो, तो ऐसे स्थान और प्रवास की अवधि और निवास का पता दिया जाए। तो यानी कि अगर आप 5 साल में, पिछले 5 साल में किसी भी जगह पे अगर आप 1 साल से अधिक रहे हों तो वहाँ का आपको एड्रेस और डिटेल्स देनी है। अगर आप हर जगह 1 साल से कम रहे हो तो उसकी डिटेल्स आपको नहीं देनी, आप नो कर दीजिएगा, ठीक है। तो बहुत सारे बच्चों को यही है कि आप नो करके भी छोड़ सकते हो अनटिल अनलेस कहीं पे आप 2-3 साल से बच चुके हो, उनके लिए यही है कि आपको ये डिटेल भरनी है। देखिए इस डिटेल की इंपॉर्टेंस क्या है, जब आपका सिलेक्शन हो जाएगा, ठीक है, जब पुलिस वेरिफिकेशन होता है तो वो उस एड्रेस पे भी पुलिस वेरिफिकेशन होता है जहां पर आप ये लिखोगे कि 1 साल से ऊपर आप रहते थे, ठीक है। तो सोच समझ के आप ये वाली डिटेल भी भरिएगा। ये लोग डिस्कस नहीं करते हैं कि इस डिटेल की क्या वैल्यू है, इस डिटेल की वैल्यू यही है जब पुलिस वेरिफिकेशन होता है, ठीक है। आपका देखिए कैंडिडेट का एड्रेस आ जाता है, ये एड्रेस आपका वही हाउस नंबर, स्ट्रीट नंबर, स्टेट नेम, डिस्ट्रिक्ट नेम, पिन कोड, ठीक है। तो यही परमानेंट करस्पॉन्डेंस, ये आप देख लीजिए, ये बिल्कुल बेसिक डिटेल, इसमें कुछ डिस्कस करने की खास ज़रूरत है नहीं कि आप अपना नाम,
ठीक है, सारी चीज़ें लिख देते हैं कि स्टेट कौन सा है, डिस्ट्रिक्ट कौन सा है, पिन कोड कौन सा है। ठीक है, इसमें कुछ खास नहीं था। मेनली बस यहाँ पर जब भी कोई इस तरह की डिटेल भरे तो बस थोड़ा सा कॉशियस हो कि एक बार पलट के देख ले, कोई आसान डिटेल कहीं गलत नहीं हो जा रही है। ठीक है, अब ये आपका देखिए डैफ आपका भर चुका है। आप यहाँ पर एक्सेप्ट करोगे डिक्लेरेशन को, यस करोगे, और आप यहाँ पर आप इसको जैसे यस करोगे सबमिट करके आप अपना डैफ कंप्लीट कर लोगे। देखिए 3 स्टेजेस मैंने आपको बताई थी। पहली स्टेज फी डिपॉजिशन, दूसरा डैफ भरना, तीसरा अपलोड डॉक्यूमेंट्स। ठीक है, तो हमारा डैफ यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, उसके बाद जैसे आप इसे कंप्लीट करके चलते हो ना, आपको फिर वापस वहीं पर जाना है। वहां पर आपको अपलोड डॉक्यूमेंट्स का जो सेक्शन है मैं आपको जैसे दिखाता हूं, ये तीसरे सेक्शन पे फिर आपको काम करना है, अपलोड डॉक्यूमेंट्स पे। तो अगर आप अपलोड डॉक्यूमेंट्स पे जाओगे तो आपको सारे डॉक्यूमेंट्स जो आपके नीडेड हैं तो वो आपको अपलोड करने हैं वहां पर। ठीक है, उनकी आपको डिटेल्स मिल जाएंगी, आपको डिटेल्स भरनी है। ठीक है, उस सर्टिफिकेट के बारे में जो डिटेल मांगी गई है और फिर उसी को अपलोड करना है आपको। ठीक है, उसके रिगार्डिंग कुछ हमारे पास FAQs आ रहे हैं, तो उन डॉक्यूमेंट्स के बारे में जो FAQs हैं हम वो डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहला जो FAQ हमारा आ रहा है डॉक्यूमेंट्स को रिलेटेड, कि डिग्री को लेके, कि सर मेरे पास प्रोविजनल डिग्री है, मेरे पास एक्चुअल डिग्री नहीं है, तो मुझे क्या करना चाहिए। तो पहली बात ये कि UPPCS ने आपको सिर्फ आपकी मार्कशीट मांगी है मैंडेटरी डिग्री की। जो आप ग्रेजुएशन करते हो उसकी सिर्फ मार्कशीट मैंडेटरी है और डिग्री ऑप्शनल है, यानी कि उसको आप अपलोड करना चाहो तो कर सकते हो, नहीं करना चाहो तो कोई बात नहीं। तो अगर आप जैसे करना चाहते भी हो तो प्रोविजनल को भी कर सकते हो। देखिए, प्रोविजनल डिग्री इज कंसिडर्ड एज अ डिग्री सर्टिफिकेट टिल यू गेट द एक्चुअल डिग्री। ठीक है, तो प्रोविजनल का काम ही वही है कि वो टेम्परेरीली आपका डिग्री का ही काम कर रहा है। तो प्रोविजनल को लेके कोई डाउट नहीं रखनी। ठीक है, ये आपका डिग्री से लेके सवाल था बहुत लोगों का। ठीक है, फिर आ जाता है कैटेगरी सर्टिफिकेट। देखिए, सबसे ज्यादा डाउट हमें इसी को लेके मिल रहे हैं, कैटेगरी सर्टिफिकेट को लेके। तो एक बात आपको ध्यान देनी है कि आपका जो कैटेगरी रिजर्वेशन आपका लगता है, तो फीमेल्स को छोड़कर सारे रिजर्वेशन सिर्फ यूपी डोमिसाइल्ड लोगों के लिए है, चाहे वो EWS हो, चाहे OBC हो, चाहे SC हो, ST हो। ठीक है, जितने भी रिजर्वेशंस हैं वो सिर्फ यूपी वालों के लिए है, जो यूपी के कैंडिडेट्स हैं। ठीक है, और जो फीमेल्स हैं वो हर जगह की फीमेल्स के लिए लगता है। ये आपकी रिजर्वेशन की पॉलिसी यहाँ की है। तो अगर आप यहाँ पर देखते हैं तो आपको सबसे पहले देखना है, जैसे EWS है। ठीक है, तो EWS में आपको जो सर्टिफिकेट है, तो आप सबको चाहे OBC हो, EWS हो, SC ST, देखिए आपको वो डॉक्यूमेंट भरना है जो आपने फॉर्म जब भरा था पिछले साल, आपको वो वाला आपको सर्टिफिकेट भरना है। ठीक है, यहाँ पर वो वाला अपलोड आपको सर्टिफिकेट करना है। ठीक है, कई बच्चों का यहाँ पर डाउट ये आ रहा है कि सर मैं OBC EWS जब मैंने फॉर्म भरा था तब तो मैं था, अब बिकॉज ऑफ माई इनकम क्राइटेरिया और एनी अदर क्राइटेरिया अब मैं वापस से अनरिजर्व में आ गया हूँ, तो मुझे क्या करना चाहिए। तो उन बच्चों के लिए ये है कि आपको जो है EWS और OBC उस टाइम का कंसिडर होगा। ठीक है, ऐसा नहीं कि आज आप OBC EWS में नहीं आते हैं तो आप उसमें कंसिडर नहीं होंगे। तो फॉर्म भरते वक्त अगर आप इसके लिए एलिजिबल थे तो अभी भी एलिजिबल रहोगे, आप वो सर्टिफिकेट को अपलोड करो। ठीक है, दूसरा डाउट आता है इनकम सर्टिफिकेट को लेके। इनकम सर्टिफिकेट में आपको ध्यान देना है कि जो आपकी रिजर्वेशन पॉलिसी होती है, तो वो रिजर्वेशन पॉलिसी इनकम क्राइटेरिया सिर्फ EWS और OBC के लिए होता है। तो उन कैंडिडेट्स के लिए जो ये 2 रिजर्वेशन ले रहे हैं उनके लिए इनकम सर्टिफिकेट भी ज़रूरी हो जाता है, और इनकम सर्टिफिकेट की वैलिडिटी 6 महीने होती है। ठीक है, तो आपके पास अगर तब का इनकम सर्टिफिकेट है जब आपने फॉर्म भरा था, उस टाइम का इनकम सर्टिफिकेट है तो आप उस टाइम का इनकम सर्टिफिकेट भरिए। अगर आपके पास उस टाइम का नहीं है तो आप अभी का भी भर सकते हैं। देखिए, आप एक चीज को समझिए, फॉर्म आपका भरा गया था आपका मार्च में,
कितना टाइम हो गया, तो उस टाइम के हिसाब से आपको सारे सर्टिफिकेट्स अपलोड करने हैं। ठीक है, जिनके पास वो उस टाइम के सर्टिफिकेट नहीं अवेलेबल हो पा रहे हैं किसी भी कारण की वजह से, तो वो अभी का नया डॉक्यूमेंट लगा सकते हैं। ठीक है, उन बच्चों के लिए। SC ST के लिए कोई दिक्कत नहीं है। SC ST आपका इनकम क्राइटेरिया से लिंक नहीं है, तो उनके लिए जो सर्टिफिकेट उनका तब था, ये लाइफ टाइम के लिए होता है, तो वो SC ST अपना लगा सकते हैं वहां पर। ठीक है, OBC वालों को और EWS वालों के लिए मैंने बताया कि आपको इनकम सर्टिफिकेट भी लगाना है, तब का है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं है तो आप अभी का लगा सकते हैं। ठीक है, फिर एक और डाउट हमें बहुत सारी मिल रही है कि सर डोमिसाइल को लेके, तो डोमिसाइल को लेके ये है कि डोमिसाइल आपका दिखाता क्या है, निवास दिखाता है, आपका परमानेंट निवास आपका कहाँ है। तो डोमिसाइल सिर्फ उन बच्चों को देना है जिन्होंने यूपी गवर्नमेंट के अंदर रिजर्वेशन पॉलिसी में बेनिफिट ले रहे हैं। देखिए अभी मैंने आपको बताया था कि यूपी में रिजर्वेशन पॉलिसी जो है वो यूपी डोमिसाइल लोगों के लिए है, यानी कि अगर आप किसी और स्टेट में OBC EWS हैं तो आपको यूपी में रिजर्वेशन का बेनिफिट नहीं मिलेगा। तो इस चीज को अलग करने के लिए कोई तरीका है, उसके लिए है डोमिसाइल। तो डोमिसाइल उन सब लोगों को देना है जिन्होंने रिजर्वेशन में आ रहे हैं, किसी भी तरह के रिजर्वेशन में। और आप फीमेल को छोड़कर, देखिए फीमेल तो हर जगह की फीमेल है, तो उनके लिए डोमिसाइल की जरूरत नहीं है। जो सिर्फ फीमेल हैं, अनरिजर्व्ड कैटेगरी है, उनको डोमिसाइल नहीं देना है। अदरवाइज कोई भी कैंडिडेट किसी भी तरह का अगर रिजर्वेशन अपने आप के क्राइटेरिया को फुलफिल कर रहा है, उनको डोमिसाइल देना है। तो किन किन को देना पड़ेगा, आपके EWS को देना पड़ेगा, OBC को देना पड़ेगा, SC ST को देना पड़ेगा, आउटस्टैंडिंग प्लेयर्स को देना पड़ेगा, एक्स सर्विसमैन को देना पड़ेगा। तो मैंने आपको लॉजिक समझाया डोमिसाइल के पीछे क्या है। तो जितने बच्चे अनरिजर्व्ड कैटेगरी में हैं, ठीक है, और अदर स्टेट्स के हैं, उनको परेशान होने की जरूरत नहीं है, उनको डोमिसाइल नहीं भरना। तो डोमिसाइल किसको भरना है, जो रिजर्वेशन पॉलिसी में आ रहे हैं और जो रिजर्वेशन का बेनिफिट ले रहे हैं, सो उनको डोमिसाइल सर्टिफिकेट भरना है। और एक चीज और मुझे आ रहा है डाउट कि सर डोमिसाइल में क्या मेरा एड्रेस तो आधार में भी दिया गया है, 10 सर्टिफिकेट में दिया गया है, या किसी भी सर्टिफिकेट में आपका एड्रेस दिया गया है, तो क्या वो डोमिसाइल कंसिडर होगा? बिल्कुल नहीं। गवर्नमेंट आपको डोमिसाइल सर्टिफिकेट बना के देती है, देयर आर वेज टू, आप उसको बनवा सकते हैं। तो आपका जो भी आपका सिटी लगता है, जो भी आपका शहर लगता है, वहाँ पर आप जाकर कचहरी में जाकर पूछ सकते हैं आपका, या ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। तो आपको डोमिसाइल सर्टिफिकेट बनवाना है और भेजना है। अगर आप अभी अप्लाई कर देंगे तो आपको 2 से 3 दिन में मिल जाएगा। ठीक है, डोमिसाइल रिजर्वेशन कैंडिडेट्स को लिए चाहिए, सिवाय फीमेल को। फिर EWS मैंने, हाँ, OBC को लेके भी एक डाउट आ रहा है कि सर सेंट्रल का बनवाएं कि स्टेट का। तो देखिए ये स्टेट गवर्नमेंट की जॉब है, तो आपको स्टेट गवर्नमेंट का ही सर्टिफिकेट इसमें लगाना है OBC के लिए। ठीक है, तो OBC में स्टेट गवर्नमेंट का सर्टिफिकेट लगेगा। दूसरी बात, OBC का सर्टिफिकेट 3 साल के लिए वैलिड होता है। तो अगर आपके पास पुराना सर्टिफिकेट है 3 साल के अंदर का, 3 साल कहां से कंसिडर होंगे? आपके फॉर्म भरने के हिसाब से। ठीक है, अगर तब के हिसाब से अगर 3 साल के अंदर का आपका सर्टिफिकेट है तो आप वही सर्टिफिकेट यूज कर सकते हो। अगर आपके पास नहीं है या आपके पास सिर्फ सेंट्रल का है, तो उन बच्चों के लिए ये है कि आप जल्द से जल्द अपना स्टेट वाला भी सर्टिफिकेट बनवा लीजिए और दोनों को क्लब करके दे दीजिए, ताकि उनको, कमीशन को ये लगना चाहिए कि जब आपने भरा था तब भी आप OBC में ही आते थे, आपके पास उसका सेंट्रल का प्रूफ हो गया और स्टेट का भी आपने लगा दिया एज एन एडिशनल सर्टिफिकेट। ठीक है, OBC वालों के लिए क्या है, OBC वालों के पास, जिनके पास 3 साल का स्टेट सर्टिफिकेट हो पिछला, वो वही यूज कर सकते हैं। जिनके पास नहीं है तो वो जल्द से जल्द अपना सर्टिफिकेट बनवा लें और अपने पुराने सेंट्रल के साथ क्लब करके दे दें। देखिए आफ्टर ऑल अगर आप सारे सर्टिफिकेट नए देंगे ना तो गड़बड़ हो जाएगी। तो आपके पास जो आपने बेसिस लिया था फॉर्म भरते वक्त, आपने फॉर्म भरते वक्त अपना सर्टिफिकेट लिया था ना सेंट्रल वाला, तो सेंट्रल वाला और नया वाला स्टेट वाला मिक्स करके आप दे दीजिए। ठीक है, तो यहां पर मैंने कैटेगरी सर्टिफिकेट को लेके सारी चीजें क्लियर कर ली। आपको एक क्विक रिकैप दे देता हूं। जो भी आपका कैटेगरी का सर्टिफिकेट है,
आपकी फॉर्म भरने की डेट के हिसाब से देखा जाएगा। अगर आपके पास तब का सर्टिफिकेट है तो ज़रूर यूज़ करिए, अगर नहीं है तो आप नया बनवा के यूज़ करिए उसको, ठीक है। दूसरी बात, इनकम सर्टिफिकेट आपके ईडब्ल्यूएस और ओबीसी को चाहिए क्योंकि वो उसके क्राइटेरिया में आता है। और इनकम सर्टिफिकेट अगर आपके पास तब का है जब आपका फॉर्म भरा गया था, वेल एंड गुड, नहीं है तो आप नया बनवा लीजिए। डोमिसाइल अनरिजर्व्ड और फीमेल्स को छोड़कर जो भी रिजर्वेशन पॉलिसी में आ रहे हैं, किसी भी तरह के रिजर्वेशन में, उन सबको डोमिसाइल चाहिए। और डोमिसाइल आपको प्रॉपर गवर्नमेंट उससे चैनल से बनवाना पड़ेगा। आपका कोई और सर्टिफिकेट जैसे वोटर आईडी कार्ड, आधार कार्ड, वो सब डोमिसाइल में प्रूफ में नहीं माना जाएगा। ओबीसी सर्टिफिकेट 3 साल के लिए वैलिड होता है, ठीक है। और SC ST के लिए कोई इस तरह का बाउंडेशन नहीं है वैलिडिटी का। आई होप मैंने कैटेगरी सर्टिफिकेट को लेके सारी डाउट सॉल्व कर दी हैं। अगर फिर भी कोई डाउट रह जाती है आप ज़रूर कमेंट में हमसे पूछ सकते हैं। वी विल ट्राई टू रिजॉल्व एज सून एज पॉसिबल, ठीक है। डोमिसाइल की मैंने सारी बात बताई थी कि जो रिजर्वेशन के अंडर आ रहे हैं उनको डोमिसाइल भरना है, ठीक है। तो अभी मैंने सारी बातें लगभग क्लियर कर दी आप सबको, ठीक है। फॉर्म भरते वक्त कुछ बातों का ध्यान दीजिए आप। कुछ बातों में क्या आता है, सर्टिफिकेट नंबर, ठीक है, जहां रोल नंबर डालना है ये, और या फिर स्पेशल क्वालिफिकेशन है आपकी, वहां पर डिटेल्स हैं, उन सबको बहुत ध्यान से भरना है, ठीक है। दूसरी बात ये कि जैसे आपका जो एलिजिबिलिटी वाले आपके इंफॉर्मेशन होती हैं, जैसे कैटेगरी सर्टिफिकेट हो गया, आपके 10th 12th और आपका डिग्री हो गया, वो सारी डिटेल्स आपको ध्यान से भरनी है। देखिए ये एग्जाम में आपकी क्वालिफिकेशन कहाँ से डिसाइड हो रही है, इन्हीं सारे पैरामीटर्स से डिसाइड हो रही है। तो कैटेगरी सर्टिफिकेट आप ठीक से उसको अपलोड करिए, चेक कर लीजिए सारी चीज़ें। जिनके पास नहीं है उसको जल्द से जल्द बनवा लीजिए, और जिनके पास नहीं भी है तो उनको बहुत ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। देखिए कमीशन कोई आपको वो चाहता है कि आप इस स्टेज तक आए हो, और एलिजिबल स्टूडेंट्स और जेन्युइन स्टूडेंट्स को वो पिनलाइज नहीं करता। तो दे गिव टाइम ऑल्सो इन दी लेटर स्टेजेस कि अगर आपके पास कोई पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट अरेंज नहीं हो पा रहा है तो दे विल कंसिडर दैट, बट दीज आर एक्सेप्शनल सिचुएशंस। आप उस एक्सेप्शंस में अपने आप को मत लेके जाओ, कोशिश करो सारे डॉक्यूमेंट्स आपके अभी अरेंज हो जाएं। अभी टाइम है आपके पास, जल्द से जल्द आप अप्लाई करोगे तो सारे डॉक्यूमेंट्स आपको मिल जाएंगे, ठीक है। ऑल द बेस्ट स्टूडेंट्स, एंड रिमेन कनेक्टेड विद अस। वी विल ट्राई टू कम अप विद न्यू वीडियोस। आपको कोई और डाउट आती है या कोई और चीज़ आपका सजेशन है, आप हमसे चाहते हो एज एन इंस्टीट्यूशन ऑर्गेनाइजेशन, वी विल लुक इनटू दैट। एंड ऑल द बेस्ट स्टूडेंट्स, इट वाज नाइस इंटरेक्टिंग विद यू ऑल। थैंक यू।